अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरल स्टेप्स टू क्रिएट एन ईआरडी। स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए थे कि सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है। आपने आइडेंटिफाई करना है एंटिटीज़ को जो रिक्वायरमेंट्स आपको मिली है। फिर आपने उसमें उस एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर वो एंटिटीज़ में जो रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद आपने ईआरडी को बनाना है। तो उसमें हमने एक एग्जांपल की थी। आगे कुछ एग्जांपल अभी इस स्लाइड्स में आएंगे। उसे भी देखते हैं। ठीक है बेटा। तो वो जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा। एग्जांपल में अगर आप देखें, तीन एग्जांपल्स गिवन है मेरे पास। पहला अगर आप देखें तो कस्टमर है, ऑर्डर है। ठीक है जी। तो मैंने कहा था ये एटलीस्ट होता है फर्स्ट वन, और दूसरा एटमोस्ट आपके पास होता है। इसी तरह एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बात हो रही है कि एटलीस्ट वन कस्टमर एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चीज़ बनी है ना। ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि कोई कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। ठीक है ना। मगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये जो ईआरडी आपके सामने है तो इसमें ये बात हो रही है कि एटलीस्ट वन कस्टमर एटलीस्ट वन ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है बेटा। एटलीस्ट वन कस्टमर मैनी ऑर्डर भी प्लेस करवा सकता है। ठीक है बेटा। एट मोस्ट एक कस्टमर एक ऑर्डर भी प्लेस करवा सकता है। एट मोस्ट वन कस्टमर मैनी ऑर्डर्स भी प्लेस करवा सकता है। ठीक है बेटा। ये मैंडेटरी रिलेशनशिप की बात हो रही है। इसमें ऑप्शनल का जिक्र नहीं हो रहा। बात समझ रहे हैं ना। तो सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट है। अब एम्प्लॉय क्लेम, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय क्लेम, कोई भी डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर रहा। और एट मोस्ट एम्प्लॉय जो है वो कोई भी डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर रहा। ठीक है। अब दूसरी बात पे जाते हैं। एटलीस्ट वन एम्प्लॉय आपके पास मैनी डिपेंडेंट को क्लेम कर सकता है। और एट मोस्ट वन एम्प्लॉय मैनी डिपेंडेंट को क्लेम कर सकता है। ठीक है बेटा। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है इसे पढ़ने का। ठीक है। अगर आपको इस तरह पेपर में आ जाए और इससे आपको बताया जाए कि कौन से रिलेशनशिप है और कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं तो बस आप डायरेक्टली बता रहे कि सर ये वाले कॉन्स्टेंट यूज हुए। इंस्ट्रक्टर एंड क्लास। अब इंस्ट्रक्टर और क्लास तो एंटिटी है। अब इन दोनों के जो रिलेशनशिप है और इनके ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स लगे हैं वो देखते हैं। एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास को नहीं पढ़ा रहा। एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्टर मैनी क्लासेस को पढ़ा सकता है। एटमोस्ट वन इंस्ट्रक्टर कोई क्लास को नहीं पढ़ा रहा। एटमोस्ट वन इंस्ट्रक्टर मैनी क्लासेस को पढ़ा सकता है। ठीक है ना बेटा। ये तीन एग्जाम्पल उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। बड़ा सिंपल है बेटा इसका पढ़ने में। ठीक है बेटा। फिर बता लेता हूं। ये एटलीस्ट होता है, ये एटमोस्ट होता है, ये एटलीस्ट होता है, ये एटमोस्ट होता है। बाद में जो आता है वो एटमोस्ट है, पहले जो आएगा वो एटलीस्ट है। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल को देखें। एनरोलमेंट की एग्जाम्पल है स्टूडेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर। ठीक है। पहले इन दोनों का देखते हैं। एटलीस्ट वन स्टूडेंट एनरोल इन जीरो कोर्स, किसी कोर्स में एनरोल नहीं हुआ। एटलीस्ट वन स्टूडेंट एनरोल इन मैनी कोर्सेस। ठीक है। एट मोस्ट मैनी स्टूडेंट एनरोल इन जीरो कोर्सेज, किसी कोर्स में एनरोल नहीं हुए। एट मोस्ट मैनी स्टूडेंट एनरोल इन मैनी कोर्सेज। ठीक है बेटा। फर्स्ट वन क्लियर हुआ। सेकंड फेज में आ जाए। इंस्ट्रक्टर, एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है, कोई भी कोर्स नहीं। एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्टर मैनी कोर्सेज पढ़ा सकता है। एटमोस्ट वन इंस्ट्रक्टर कोई कोर्स नहीं पढ़ा रहा। एटमोस्ट वन इंस्ट्रक्टर मैनी कोर्सेज पढ़ा सकता है। बात समझ रहे हैं ना बेटा। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है। थर्ड पे आ जाए। एडवाइजर। पहले ये करते हैं, फिर इस फेज को, फिर इस फेज को।
एटलीस्ट वन एडवाइजर किसी भी स्टूडेंट को एडवाइस नहीं दे रहा। एटलीस्ट वन एडवाइजर मैनी स्टूडेंट को एडवाइस दे सकता है एनरोलमेंट के लिए। एटमोस्ट वन एडवाइजर किसी भी स्टूडेंट को एडवाइस नहीं दे रहा। एटमोस्ट वन एडवाइजर मैनी स्टूडेंट को एडवाइस दे सकता है कोर्स में एनरोलमेंट के लिए। और ये वाला तो पुराना वाली है कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं है, किसी भी कोर्स को नहीं लिया। एटलीस्ट वन स्टूडेंट मैनी कोर्सेज ले सकता है, और एटमोस्ट मैनी स्टूडेंट मैनी कोर्सेज जीरो और मैनी कोर्सेज ले सकता है। बात समझ आई बेटा? अब यहां से आज इंस्ट्रक्टर, एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्टर किसी भी कोर्स को नहीं पढ़ा रहा। एटमोस्ट वन इंस्ट्रक्टर मैनी कोर्सेज पढ़ा सकता है। ठीक है ना? वेरी सिंपल। ठीक है ना बेटा? ये आपको टेक्निक आनी चाहिए पढ़ने की, बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ ERDs। कुछ एग्जाम्पल है। पेशेंट, फर्स्ट ERD, पेशेंट हैज रिकॉर्डेड पेशेंट हिस्ट्री। अब पेशेंट की आपके पास पेशेंट हिस्ट्री होती है, रिकॉर्ड की होती है आपने। जो भी पेशेंट आपके शॉप के ऊपर आता है, अगर आप डिजिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री पड़ी होती है कि इससे पहले फला जगह पे तकलीफ थी। ठीक है ना? आजकल तो हमारा खाना भी कुछ इस तरह का है कि हमें तकलीफें बहुत ज़्यादा होती है। तो यही बात है कि पेशेंट की हिस्ट्री रखना बड़ी ज़रूरी है कि पिछला इससे क्या मसला था, अब उस मसले से क्या और मसले आगे आने वाले हैं, और कुछ और भी होंगे। ठीक है ना? तो ईच पेशेंट हैज वन और मोर पेशेंट हिस्ट्री। एक पेशेंट, ईच पेशेंट हैज वन और मोर, देखिए यहां पे रिलेशनशिप वाजे हो गई कि एक या एक से ज्यादा पेशेंट हिस्ट्री होगी। द इनिशियल पेशेंट विजिट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इंस्टेंट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री। ठीक है, ईच इंस्टेंट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। ईच इंस्टेंट जो रिकॉर्ड है पेशेंट हिस्ट्री का बिलोंग करेगा एग्जैक्टली वन पेशेंट से। ठीक है बेटा? ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड ERD की आप रिक्वायरमेंट देखें। एम्प्लॉय असाइंड टू प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय असाइंड टू प्रोजेक्ट, ईच प्रोजेक्ट हैज एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। फिर देखिए, एम्प्लॉय असाइंड टू प्रोजेक्ट मतलब एम्प्लॉय को हम असाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, ये टाइटल हुआ। फिर क्या है? ईच प्रोजेक्ट। अब रिक्वायरमेंट देखे, ईच प्रोजेक्ट हैज एटलीस्ट वन एम्प्लॉय असाइन टू इट। हर प्रोजेक्ट को एटलीस्ट वन एम्प्लॉय हम असाइन करेंगे। सम प्रोजेक्ट हैव मोर देन वन, और कुछ प्रोजेक्ट का एक से ज्यादा हो सकता है। तो बात क्लियर हो गई, मैनी की बात हो रही है। ईच एम्प्लॉय मे और मे नॉट बी असाइन टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ईच एम्प्लॉय may or may not be assigned to existing project, मतलब ऑप्शनल। और may be assigned to one or more project, तो एट मोस्ट में many आ जाएगा आपके पास। ठीक है? पर्सन इज मैरिड टू पर्सन, ये यूनरी है आपके पास। दिस इज ऑप्शनल, जीरो और वन coordinating in both direction because a person may or may not be married at a given point in time। या तो वो शादी करता है या वो नहीं करता पर्सन से। ठीक है, देखते हैं इसके डायग्राम्स को। पहला क्या था? पेशेंट, एटलीस्ट वन पेशेंट, एटलीस्ट उसकी एक पेशेंट हिस्ट्री होगी। बात क्लियर? यहां पे अगर आप देखें ना, क्या था कि ईच पेशेंट हैज वन और मोर पेशेंट हिस्ट्री, वन और मोर। ठीक है, एंड ईच इंस्टेंट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ईच इंस्टेंट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। ठीक है, तो एटलीस्ट वन पेशेंट की एटलीस्ट पेशेंट हिस्ट्री, और एट मोस्ट एक पेशेंट की मैनी पेशेंट हिस्ट्रीज। अब देखिए ना, यहां पे क्या हो रही है कि ईच पेशेंट हैज वन और मोर पेशेंट हिस्ट्रीज, यानी वन और मोर भी हो सकते हैं ना। अब एक बंदा है, वो बीमारियों में ऑलराउंडर है। किस तरह का? उसे हार्ट का भी मसला है, उसे गुर्दों का भी मसला है, उसके मैदे भी मसला है, मसले ही मसले हैं सारे। तो वो मैनी हो गया ना पेशेंट हिस्ट्री उसकी। और एक बंदा है, बस उसका सिर्फ एक ही मसला है, दिल का मसला है, तो वो दिल का मरीज हुआ। ठीक है ना बेटा? तो बात वही हुई कि एक पेशेंट की एक पेशेंट हिस्ट्री भी हो सकती है अगर वो सिर्फ एक ही बीमारी को लेकर चल रहा है, और एक पेशेंट इस तरह भी हो सकता है जिसकी मैनी पेशेंट हिस्ट्री हो, माशाल्लाह वो बीमारियों से भरा पड़ा हो, अल्लाह सेहत दे। ठीक है ना? तो इस तरह भी हो सकता है आपके पास। अब आप सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ अगर आप तवज्जो करें,
पहला वाला तो क्लियर हो गया ना बेटा कि आपके पास दोबारा तो कि एटलीस्ट वन पेशेंट की एटलीस्ट एक पेशेंट हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यही बात हो रही है कि ईच इंस्टेंट ऑफ पेशेंट हिस्ट्री बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। यस। फिर क्या बात हो रही है कि एट मोस्ट वन पेशेंट की मैनी ही पेशेंट हिस्ट्रीज हो सकती है, और वो भी क्लियर है कि ईच पेशेंट हैज वन और मोर पेशेंट हिस्ट्रीज। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गए आप। फिर क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज असाइन टू, अब देखिए एटलीस्ट मैंडेटरी है ना, ये ऑप्शनल है, लिखा भी है आपके लिए। एटलीस्ट वन एम्प्लॉय किसी भी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हुआ, ऑप्शनल है। एट मोस्ट मैनी एम्प्लॉयज मैनी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। एट मोस्ट मैनी एम्प्लॉयज मैनी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और एटलीस्ट वन एम्प्लॉय किसी भी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हुआ, एटलीस्ट मैनी एम्प्लॉय किसी भी प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हुए, ऑप्शनल की अगर हम बात करें। ठीक है, ये साथ में लिखा भी है, मार्क विजिट वन, सारा विजिट वन विजिट टू, एलिस विजिट वन, रोज, ये तमाम आपके पास नाम लिखे गए हैं कि किस तरह ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, दो हो गए। और थोड़ा रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं इसके साथ। इसने कहा था कि ईच प्रोजेक्ट हैज एटलीस्ट वन एम्प्लॉय असाइन टू इट एंड सम प्रोजेक्ट हैव मोर देन वन। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक और मोर, मोर की बात हो रही है, देखिए ना कि ईच प्रोजेक्ट है एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय के लिए हमने मैंडेटरी वन लगा दिया। ठीक है, और सम प्रोजेक्ट है मोर देन वन एम्प्लॉय, तो हमने उसके लिए मैनी लगा दिया। ठीक है बेटा, फिर क्या, ईच एम्प्लॉय में और मे नॉट बी असाइन टू एनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमने ऑप्शनल लगा दिया। ठीक है बेटा, और मे बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट, तो उसके लिए लगा दिया बेटा हमने मैनी। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आप रिक्वायरमेंट्स को देखकर ईआरडी को डिजाइन करेंगे। बात समझ आई ना बेटा, कि आप रिक्वायरमेंट्स को देखकर सबसे पहले एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है उससे आइडेंटिफाई करेंगे, जो रिलेशनशिप है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर जो कार्डिनलिटी है कांस्टेंट, जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको, उसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर आप ईआरडी बनाएं, और फिर उस ईआरडी को चेक करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्या हमने ये ठीक बनाई है कि गलत बनाई है। बात समझ रहे हैं ना बेटा। अब तीसरे एग्जांपल पे आ जाए। तीसरे में देखे, पर्सन इज मैरिड टू पर्सन, तो वही बात है, ऑप्शनल मैंडेटरी दोनों है। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से मैरिड नहीं कर रहा, एटलीस्ट एट मोस्ट वन पर्सन से मैरिज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थी ईआरडी को बनाने का तरीका, कि ईआरडीज को हम बनाएंगे किस तरह। अब बेटा आप प्रोजेक्ट करेंगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे, तो सब देखिए बेटा, एक तो आप बात जहन में बिठा लें, हमेशा जिंदगी में शॉर्टकट नहीं मारना, इसी तरह प्रोजेक्ट में भी हम शॉर्टकट्स नहीं मार सकते। ठीक है, आप ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टैटिक प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं एंड्रॉयड वगैरह के, और अपने आप को छुड़ा लेते हैं। उन्हें फिर कंप्यूटर साइंस में बीएस करने का या मास्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा बेटा। मेन चीज़ ये है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखें। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, उनके लिए कोई एप्लीकेशन बनाएंगे बेटा, तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगे। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस को बनाना पड़ता है, उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख पड़ता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एंटिटीज है। ठीक है ना, उसके लिए पहले डेटा फ्लो डायग्राम्स आपने बनाने होंगे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। उसके बाद आपने ईआरडीज बनानी होगी। तो बेटा आपको ईआरडीज का तरीका आएगा तो आप बनाएंगे ना, अगर आपको ईआरडीज का तरीका ही नहीं आ रहा तो आप बनाएंगे किस तरह। बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो आप इन टॉपिक्स को सीरियसली ले बेटा, ये तो अगर ये ऑनलाइन ना होते तो हम इसे और भी डीपली काम करते। ये तो ऑनलाइन मजबूरी है कि हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, मगर बात ये ना कि बेटा हमने इस चीज़ को समझना है, सीखना है। इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट्स और क्विज़ेस दूंगा, आप ये लर्न करेंगे तो बेटा हमारे जितने टीचर्स हैं उन्हें आसानी होगी आपको सुपरवाइज करने में। उस टाइम ये चीज़ें नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए फिर आपका एक्स्ट्रा टाइम 1 महीना 1.5 महीना लगेगा। तो आपके पास अभी टाइम है बेटा, इसमें इतना इतना प्रैक्टिस करें कि आप प्रोफेशनल बन जाएं। और यही वो चीज़ है जो कि आपको एक प्रोफेशनल
प्रोग्रामर बना सकती है, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकती है। मेन चीज़ तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है ना बेटा। आपके पास नॉलेज ही नहीं है एडी बनाने का, डीएफडीज बनाने का, तो आप क्या एक अच्छा डेवलपर बनेंगे? आप नहीं बन सकते। और कब तक आप शॉर्टकट मारते रहेंगे, डेटाबेस इंक्लूड नहीं करेंगे? ठीक है ना बेटा। आजकल दौर ही इसका है, कोई भी चीज़ विदाउट डेटाबेस के कोई ऐप चल ही नहीं सकती, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है हमारे पास, स्टोर करना पड़ता है। ठीक है ना बेटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा।